हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज एक ही क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से एम्प्लॉयमेंट वाला पूरा चैप्टर खत्म कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी हो ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, देख लूंगा और जवाब दे दूंगा। तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा दोस्तों। तो इस एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों। वर्कर्स के बारे में पूरा बताऊंगा, मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, लेकिन अपने तरीके से एग्जाम्पल लेंगे, फिर वहां से सीखेंगे। फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट बताऊंगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इसके टाइप्स हैं, कॉजेस हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, और कुछ दूसरे रेमेडियल मेजर्स हैं। मतलब सब कुछ यहां लिखा नहीं है, अंदर बहुत कुछ ज्यादा बताने वाला हूं यार, ठीक है। फिर जॉबलेस ग्रोथ का टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाए क्वेश्चन करने के बाद कि हाँ भाई यहां से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लव सर ने तो धुम्मा ठा दिया। तो मस्त मलाई मक्खन की तरह दोस्तों चैप्टर शुरू करेंगे, और चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक छोटे से एग्जांपल से। बस इस एग्जांपल को समझ लेना, आपको चैप्टर का मीनिंग धीरे धीरे अंदर अंदर बैठने लगेगा आपके। एग्जांपल ये है कि मान लो एक देश है, कोई भी कंट्री है, उसको अपने दिमाग में सोचने लगो और सोचो उस कंट्री के अंदर टोटल मिला के 100 लोग रहते हैं। यानी एग्जांपल यहां लिख दिया, पेन का कलर पीले रखेंगे, लिखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इस कंट्री में मान लो कुल मिला के 100 लोग रहते हैं। अब 100 में से 80 बंदे ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, मतलब 20 बंदे काम करना नहीं चाहते। ये कौन होंगे? ये बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या जो नौकरी करके रिटायर हो गए वो हो सकते हैं, या तुम हो सकते हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, बच्चे हो, तो ठीक है। ये वो बंदे हैं जो काम करना नहीं चाहते, काम करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। 100 बंदे एक देश में, 80 बंदे काम करने के लिए तैयार, और 70 बंदों को काम मिला है। भाई जितने बंदे काम करने के लिए तैयार हैं, जरूरी थोड़ी है सबको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिली है सिर्फ 70 को, तो लिखा है वर्किंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन 70 है, और पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विलिंग एंड कैपेबल टू डू वर्क। मतलब विलिंग मतलब चाहता है काम करने के लिए, इच्छा है, विलिंगनेस है, और कैपेबल का मतलब वो क्या कहते हैं, क्वालिफाइड भी है काम करने के लिए, ठीक है, कैपेबल भी है, ठीक है जी। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है, एक देश में 100 बंदे हैं, 80 बंदे काम करना चाहते हैं, लेकिन काम मिला है 70 को। तो क्वेश्चन आपसे यह है, बताओ इस देश में कितनी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार कितने लोग हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में बता दो। अब मैं आपको राज खोल रहा हूं, ठीक है। तो राज ये खोलना है यहां पर यार। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 100 में से 70 बंदों को काम मिला है, तो 30 बंदे बेरोजगार हो गए ना, लेकिन नहीं, ये गलत आंसर होगा। हम काउंटिंग 100 में से नहीं करते, हम काउंटिंग उतने बंदों में से करते हैं जितने बंदे काम करने के लिए तैयार, बिल्कुल तत्पर, रेडी खड़े हैं, क्वालिफाइड भी हैं। तो 80 बंदे रेडी थे काम करने के लिए, 70 को काम मिला है, तो 80 - 70 10 हो गया। ये अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन 10 की है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, यही इस चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। बस बच्चों का जो नॉर्मल सोचना है ना कि टोटल पॉपुलेशन में से जितने बंदों को काम मिल गया वो ठीक है, और जो रह गए वो सब अनएम्प्लॉयड है, ये गलत चीज है। हम काउंटिंग ही उसमें से करते हैं यार, इनको क्यों काउंट करें जो रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जो बच्चे हैं, इनको नहीं काउंट करते हम। ओके, रिपोर्ट है। तो यहां से अब कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले हैं। ये पॉपुलेशन का हिस्सा जो काम करना चाहता है, इसको बोलते हैं, ये हमारे देश की लेबर फोर्स है। चलो जी, डेफिनेशन भी लिखी हुई मिलेगी भी आपको इसकी। फिर ये 70 बंदे जिनको एक्चुअली काम मिल गया है, इसको बोलते हैं देश की वर्क फोर्स है। तो लेबर फोर्स एक देश की पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम करने के लिए अवेलेबल है, वर्क फोर्स एक देश की पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो जिनको काम मिल चुका है। दैट्स इट। डेफिनेशन लिखिए, सामने लिखा है जी, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज विलिंग एंड कैपेबल ऑफ डूइंग अ जॉब या ऑफ डूइंग वर्क। दैट्स इट। इजी डेफिनेशन है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड है ना, एक टीआरजे नाम की बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, सभी बुक में तो नहीं दिया हुआ। एक वर्ड होता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस है। जब जब लेबर फोर्स की बात होती है तो नंबर ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है, यानी कितने बंदे हैं, पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब जब बात होगी लेबर सप्लाई की, तो यहां नंबर ऑफ आवर्स की बात होगी कि कितने घंटे के लिए बंदा काम करने के लिए तैयार है, तो वो उसकी सप्लाई होगी। मान लो एक बंदा 8 घंटे काम करने के लिए तैयार है, वैसे 8 घंटे को बोलते हैं 1 मैन डे, थोड़ी इस बात को, 8 घंटे के लिए तैयार है तो उसकी लेबर सप्लाई 8 घंटे है। तो जब टाइम के हिसाब से बात करेंगे तो लेबर सप्लाई, नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से बात करेंगे तो लेबर फोर्स। चलो इस बात को छोड़ो, इससे दिमाग हटाओ भी अपना। लेबर फोर्स हो गया,
अगला कॉन्सेप्ट वर्कफोर्स। वर्कफोर्स इज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉयड, जिनको एक्चुअली नौकरी मिल चुकी है। तो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कौन है? अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे निकालते हैं? अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कैलकुलेट करने का बहुत आसान फॉर्मूला बन गया। लेबर फोर्स में से आप माइनस कर देना वर्कफोर्स। अगर आपको बताऊं तो लेबर फोर्स 80 की थी अभी पुराने एग्जांपल में, 70 बंदों को काम मिला था तो 10 बंदे अनएम्प्लॉयड थे। ऐसे पता लग जाता है यहां पर। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, आपसे पूछ सकता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है। तो एक न्यूमेरिकल में आप पता लगते हो टोटल नंबर ऑफ वर्कर यानी वर्कफोर्स अपॉन पॉपुलेशन को 100 से डिवाइड कर देना। जैसे कि पुराने वाले क्वेश्चन में वर्कफोर्स हमारे पास 70 की थी, 70 बंदों को काम मिला, टोटल पॉपुलेशन 100 की थी और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर 70% आंसर आ गया। तो ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। ठीक है, अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालते हैं हम। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन एन इकोनॉमी। एक देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है उसको कैलकुलेट करना हो तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जितनी ज्यादा है उतनी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बढ़िया है, ये रेशियो जितनी कम है उतनी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन घटिया है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए डेफिनेशन में लिखी है दिस इज द रेशियो ऑफ वर्कर्स टू टोटल पॉपुलेशन। ये लिख देना बस डेफिनेशन, यानी फॉर्मूले को बना के लिखा हुआ है, कोई नया काम नहीं कर रखा। जिस हिसाब से फॉर्मूला है उस हिसाब से लैंग्वेज क्रिएट करके डेफिनेशन बना दी, काम मस्त हो गया, खल्ली बल्ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है। तो इसका भी एक रेशियो है, यानी जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है देश के अंदर, अनएम्प्लॉयड पर्सन या अनएम्प्लॉयड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसको डिवाइड कर देना टोटल पॉपुलेशन से, मतलब जो भी हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये निकल के आ जाएगी। जैसे पहले किया था ना, ऐसे कर रहे थे, ठीक है, तो यहां ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 नंबर का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं यार। वर्कर के ऊपर सारी कहानी घूम रही है पूरे चैप्टर के अंदर। शुरुआत ही बहुत सारी बुक के अंदर इस चैप्टर की यहां से की हुई है। वर्कर कौन होता है, कौन बंदा वर्कर कहलाता है? तो वर्कर वो इंसान कहलाता है जो एक देश के अंदर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पैसा कमाया जाता हो। वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, या वो किसी दुकान पे काम कर रहा है। हर एक बंदा जो पैसा कमाने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और देश की इनकम को बढ़ा रहा हो, वो बंदा वर्कर है। आसानी से, कोई ऐसा ना हो कि कोई स्मगलिंग कर रहा है तो वो वर्कर है। स्मगलर वर्कर नहीं होता। हाँ, पैसा तो कमा रहा है तुम कहोगे, लेकिन उसके काम का किसी को पता नहीं लग रहा, इसलिए वो वर्कर नहीं है। इलीगल एक्टिविटी है ना, इलीगल चीजों को इन चीजों में नहीं डालते, ठीक है। तो भाई क्या लिखा हुआ है? 3 डेफिनेशन लिखी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी। तुम जो मर्जी लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे। अ वर्कर इज अ पर्सन हु इज बिजी इन परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी बंदा बिजी है वही बंदा वर्कर है। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की है, लेकिन ये डेफिनेशन लिख दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी ठीक नहीं है। आपको बताऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, बेसिकली ऐसा कहा जाता है। तो कंजम्पशन की एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर पैसा देके ही सामान खरीदा जाता है, कंजम्पशन किया जाता है। तो जो बंदा कंजम्पशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, क्या वो वर्कर होगा? ना 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 ना। प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक्टिविटी में बंदा जो इन्वॉल्व है वो वर्कर है। खैर ये डेप्थ वाली बात है, इसको छोड़ो। आप यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह लिखना चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो भी बंदा इन्वॉल्व है वो वर्कर है। लेकिन ये भी लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर कोई माइका लाल नहीं काट सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि कहां क्या लिखा है और यह भी बताऊंगा कि सही क्या है, इस बात को समझना, ठीक है। आगे एक और डेफिनेशन लिखी है, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन सम एम्प्लॉयमेंट टू अर्न अ लिविंग। जो किसी एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी में लगाए जिंदा रहने के लिए, वो बंदा ही वर्कर है। कुल मिला के घुमा फिरा के सेम बात कही गई है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स अ वर्कर इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर बाय टू द जीडीपी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है, इसको याद करने से दूर रहना, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस लैंग्वेज लिखी हुई है। वर्कर एक बंदा है जो किसी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में लगा हुआ है और वो देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि एक स्मगलर या गैम्बलर भी किसी ना किसी चीज के प्रोडक्शन में लगा रहता है, लेकिन वो चीज देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता, तो देश का जीडीपी नहीं निकाला जा सकता उससे।
तो इसलिए वो गैम्बलर या फिर स्मगलर वर्कर नहीं होता। एक नॉर्मल बंदा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो वर्कर है, एक किसान जो खेती कर रहा है वो वर्कर है, ठीक है ना, वो सब वर्कर है। एक मैनेजर भी वर्कर है, एक सीए भी वर्कर है, लॉयर भी वर्कर है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना देश के लिए, ठीक है। वर्कर के टाइप्स होते हैं। वर्कर को बेसिकली दोस्तों दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक वर्कर ऐसा होता है जिसको कंपनी लेकर आई है, हायर किया है कंपनी ने। एक वर्कर ऐसा होता है जो अपना काम धंधा खुद खोल के बैठा है, वो अपनी दुकान पे खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है। तो यहां पर डिवीजन ऑफ वर्कर है, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं, हाँ एक क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग वर्कर्स बेगर यानी भिखारी, थीफ यानी चोर, स्मगलर जो स्मगलिंग करता है इलीगल गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, गैम्बलर यानी जुआरी, क्या ये वर्कर होते हैं? बिल्कुल भी वर्कर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बेसिकली ये रीजन है, ठीक है जी। क्योंकि काउंट नहीं हो सकते, इलीगल इनकम है, कैलकुलेट नहीं हो सकती। आंसर लिखा हुआ है आपको, ये सब मैं पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि आपको ये डीपीपी कह रहा हूं आपको ये नोट्स की फॉर्म में पीडब्ल्यू की एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगा, तो वहां से इसको ले लेना। आगे बढ़ते हैं हम अपने, मैंने बोला टाइप्स ऑफ वर्कर, वर्क का उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक ये रहे और दूसरे ये रहे। पहले पे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, ये खुद के ही नौकर खुद के ही मालिक है, अपनी दुकान जो बंदा खोल के बैठा हुआ है वो वर्कर है। एक नाई अपनी दुकान खोल रखा है, वर्कर है। एक मोची ने अपनी दुकान खोल रखी है, वर्कर है। एक सुनार ने अपनी दुकान खोल रखी है, वर्कर है। डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रहा है तो डॉक्टर भी वर्कर है। कौन सा वर्कर? ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है जिनके भी मैंने नाम लिए अभी आपसे। सीए ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, सीए सेल्फ एम्प्लॉयड है। लॉयर ने अपना चैम्बर खोला हुआ है तो लॉयर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक लॉयर को कंपनी ने हायर कर लिया तो लॉयर हायर्ड वर्कर है। डॉक्टर को हॉस्पिटल ने हायर कर लिया, हायर्ड वर्कर है। एक टीचर अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। टीचर को स्कूल ने हायर कर लिया, हायर्ड वर्कर है। अब यार जो हायर किए हुए वर्कर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कैजुअल और दूसरा रेगुलर। कैजुअल वर्कर वो होते हैं जिनको काम के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना पैसा मिलेगा। जो इनको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं दिहाड़ी, हिंदी में, लेकिन ये लिखना नहीं है, दिहाड़ी शब्द। और रेगुलर वर्कर को सैलरी मिलती है, यानी ये इसको रेगुलर वर्कर या फिर सैलरीड या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय भी बोलते हैं। एम्प्लॉयज भी बोल लो, एम्प्लॉय बोलो, वर्कर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज बोल लो, ये भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है। और ये कैजुअल वर्कर्स को टेम्परेरी वर्कर बोलते हैं। खतरा रहता है यार, इनको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो वर्कर की दो क्वालिटी हो गई, फोकस रखना है आपको, ठीक है। जब देश के अंदर कैजुअल वर्कर्स की संख्या बढ़ने लग जाए, है ना, कैजुअल वर्कर्स टोटल वर्कर्स में बढ़ने लग जाए, तो इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहे हैं टोटल मिला के, तो यार ये वर्कर्स बढ़ना थोड़ा खतरे की बात होती है। मतलब टेम्परेरी सी नौकरी लोगों को मिल रही है, परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर खुद के काम धंधे नहीं खुल रहे। स्टार्टअप खुद का खोलना सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है, ठीक है, खुद बंदा ऐसा होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा आपको, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए। तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नहीं समझ में आया क्या बोला है? पेन का कलर चेंज करता हूं, अभी समझा देता हूं। देखो, जब इसमें से लोग इसमें मूव करने लगे या फिर इसमें से भी इसमें मूव करने लगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी ना। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इनटू द कैजुअल वर्कर्स इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सामने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है जी। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहां पर इनकी डेफिनेशन दी गई है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पेन का कलर चेंज कर लेंगे, ये कर लेते हैं, आर द वर्कर्स हु ऑपरेट देयर ओन एंटरप्राइज, जो खुद ही ऑपरेट करते हैं, खुद का एंटरप्राइज या खुद की दुकान, ठीक है। अगला, कैजुअल वर्कर्स आर द वर्कर्स हु आर कैजुअली इंगेज्ड एंड गेट वेज फॉर द वर्क डन। जो कैजुअली मतलब टेम्परेरीली, कैजुअल का मतलब टेम्परेरी होता है, जो टेम्परेरीली किसी काम में इंगेज है। इंगेज का मतलब होता है बिजी, ठीक है, और उनको पैसे मिल रहे हैं उनके काम के हिसाब से, जितना उन्होंने वर्क किया है, जितना प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से। फिर जी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कौन से होते हैं? आर द वर्कर्स हु आर इंगेज्ड बाय समवन, जिसको किसी और कंपनी ने हायर किया है और ये इनको वेजेस मिलती है रेगुलर बेसिस पे, यानी रेगुलर पैसे मिलते हैं, हर महीने के हिसाब से पैसे मिलते हैं उनको, पर डे के हिसाब से मिल सकते हैं कैजुअल वर्कर्स को, ठीक है। अब देश के हालातों के ऊपर बात कर लेते हैं, एक मोटी मोटी बात। हमारे देश के अंदर 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये मेन बात जान लो, और 30% कैजुअल वर्कर्स हैं, 18% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है। जितने भी टोटल लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी बात हो रही है, वर्कफोर्स के परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। देखो, तुमने अपने आसपास बहुत सारी दुकानें देखी होंगी, बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जिसमें लोग काम करते हैं। ऐसी दुकान जिसमें 10 से कम बंदे काम कर रहे हैं, दुकान बोलो, फर्म बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो या एंटरप्राइज बोलो, कुछ भी चलेगा। तो ऐसा एंटरप्राइज जिसके अंदर 10 से कम बंदे काम कर रहे हैं, तो उन सभी एंटरप्राइज को बोलेंगे वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है या वो एंटरप्राइज होते हैं जिसके अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं। ठीक है जी। और फिर बात की जाए फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। सिंपल सी बात है। अब ऐसे क्यों डिवाइड किया हुआ भाई सरकार ने कि 10 से ज्यादा लोग जिस दुकान में काम करेंगे तो उस दुकान को बोलेंगे तू फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, जिस दुकान में 10 से कम लोग काम करेंगे तो उसको बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। तो जिसमें 10 लोग काम करेंगे वो क्या है, 10 वाली फॉर्मल है। तो यहां पर लेस देन 10 ये दिमाग लगाना है, और यहां पर 10 और मोर देन 10, सिंपल सी बात। मोर देन 9 वाले फॉर्मल सेक्टर और लेस देन 10 वाले इनफॉर्मल सेक्टर। फर्क क्या है, सरकार कहती है जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, इनको लेबर लॉज का फायदा होगा, यानी जो सरकार ने लेबर से रिलेटेड कानून बनाए हुए हैं उनका फायदा फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज को होगा। यानी सरकार ने यार एक कानून बना रखा है, कानून का नाम है मिनिमम वेज लॉ। ये हर स्टेट में अलग अलग है वैसे। जैसे दिल्ली के अंदर बात करूं, ये भी बदलता रहता है लगभग, मेरी बात सुन लो, एग्जैक्ट शायद ना हो। ये बोल रखा है जो एक अनस्किल्ड बंदा है, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको एक एंटरप्राइज के अंदर कम से कम 15,000 रुपए महीने की सैलरी मिलनी चाहिए। हाल फिलहाल जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब का डेटा लगभग ये है। तो 15,000 मिलनी चाहिए। अगर कोई बंदा उसको 15,000 से कम दे रहा है तो सरकार उसको पकड़ लेगी, उसके ऊपर फाइन करेगी या सजा देगी उसको। लेकिन यह कानून वहीं लागू होता है जिस दुकान के अंदर 10 से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं या लगभग 10 बंदे काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी परचून की दुकान देखी है जहां एक बंदा काम कर रहा है, जनरल स्टोर है, उसके लाला के पास एक ही बंदा काम कर रहा है, 2 कर रहे हैं। अब वो देता है अपने बंदों को 5,000 रुपए, तो सरकार बोल नहीं सकती कि भाई 15,000 का कानून है तो 5,000 क्यों दे रहा है। लाला कहेगा मेरा प्रॉफिट ही 6,000 है, 5,000 तो इसे दे देता हूं, 1,000 मुझे बचता है। कुछ भी कह के उल्लू बना सकता है। मतलब छोटी मोटी जगह के लिए कानून लागू नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी भसूड़ी है, बहुत सारे मतलब पंगे पाल रखे हैं। तो यहां पर कानून लागू नहीं होते, यहां पर लागू होते हैं। तो लेबर की सेफ्टी भी यहीं पर होती है। तो यार इसके ऊपर इनफॉर्मल सेक्टर में बेसिकली ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो पुराने लेवल की हैं। ऐसी फैक्ट्रीज भी आती है जिसमें पुराना लेवल है। और सच्चाई तुम्हें बताऊं, मैंने जो कि ऑब्जर्व किया है, जिस दुकान में 11-12 बंदे काम करते हैं ना, एम्प्लॉइज हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर में आनी चाहिए। लेकिन उसके मालिक बड़े कलाकार होते हैं, वो अपनी दुकान में दिखाते हैं कि 10 से कम बंदे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 से कम बंदे उसकी दुकान में काम कर रहे हैं तो उसकी दुकान या फैक्ट्री काउंट होगी इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उसको लेबर लॉज का फायदा अपने एम्प्लॉइज को नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, लेबर लॉ में और सारा होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नाम की एक वर्ड यूज किया जाता है यहां पर। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का मतलब होता है कि जो फॉर्मल सेक्टर है ना, उसमें कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय के लिए एक प्रोविडेंट फंड के नाम पर पैसा जोड़ता है। जब वो बंदा रिटायर होता है या फिर जब भी इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल कर लेगा वर्कर। तो जब उसने दिखा रखा है कि मेरी फैक्ट्री या मेरी दुकान इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, तो उसको अपने एम्प्लॉइज के लिए ये पैसे जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा जोड़ती है और उनको रिटायरमेंट में बहुत सारा मोटा पैसा देती है, वही जोड़ के। खैर प्रोविडेंट फंड का तो अलग ही टॉपिक है, इसको छोड़ दो। तो फॉर्मल सेक्टर में मेन बात यह हुई 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेबर लॉज का फायदा मिलता है और सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट मिलते हैं। यही लोग होते हैं जो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं ना, वो एम्प्लॉइज मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं। फिर वहां वो अपने मालिक से यानी अपनी कंपनी के ओनर से या सरकार से हड़ताल पे जा सकते हैं और बोल सकते हैं मेरी सैलरी बढ़ाओ। यहां कोई हड़ताल नहीं निकलती, ये मालिक लाला निकाल देगा लात मार के, भाग गया से तू नहीं या दूसरे को रख लेंगे, ऐसे कर देता लाला। ठीक है, यहां खतरे हैं, वहां सेफ्टी है। तो यार इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अब फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलने लगे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो गाइस फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट, इट रेफर्स टू द एंटरप्राइज वेयर एटलीस्ट 10 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड।
कम से कम 10 बंदे जहां काम कर रहे हैं, डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया। पेन का कलर लगता है पतला करना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। फिर एम्प्लॉइज वर्किंग इन दिस सेक्टर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड लिख दिया, और ये ग्रेचुइटी लिखा है। ज्यादातर टीचर बच्चों को समझाते ही नहीं है ग्रेचुइटी का मतलब क्या है। भाई ये है एक कंपनी के साथ बरती हुई ईमानदारी। ईमानदारी मतलब किस तरीके की ईमानदारी? यहां पर अगर एक कंपनी के साथ तुम मान लो 5 साल तक लगातार काम कर रहे हो, तो कंपनी को बंदा लगता है हाँ ये मेरा बंदा लॉयल है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो इसको कुछ एडिशनल पैसे दे दो, तो उस एडिशनल पैसों को बोलते हैं ग्रेचुइटी। ये टाइम के साथ आती है, 5 साल तक काम कर रहे हो तो कंपनी पैसे देगी, ठीक है, छोड़ के नहीं जाता, उस बंदे को मिलते हैं। तो इस कंपनी के एम्प्लॉइज अपनी ट्रेड यूनियन यानी ग्रुप बना सकते हैं, और वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मल सेक्टर है ना, नॉट नहीं है यहां पर, ये तो गड़बड़ी हो गई भाई, दे आर प्रोटेक्टेड। हाँ, फॉर्मल सेक्टर के बंदों को प्रोटेक्ट किया जाएगा लेबर लॉ से, ठीक है। और दोस्तों इसी सेक्टर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 6% बंदे, सिर्फ 6% बंदे फॉर्मल सेक्टर की काउंटिंग में आते हैं। तो मतलब इनफॉर्मल में कितने आते होंगे? 94%। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि सारा डेटा याद नहीं कर रहा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर हम डेटा को लेकर कंफ्यूज हैं, डेट्स को लेकर कंफ्यूज हैं, पूरी इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक डेट बना दो या डेटा बना दो जो हमें याद रखना है, सारा तो याद रखना नहीं है, फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं बना दूंगा भाई। ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं सप्लाई कर दूंगा। तुम्हारा भाई हूं यार, दोस्त हूं, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स हूं, जैसा तुम बोलोगे वैसे ही करूंगा। अपने ना रिश्ते को एक टशन में रखना है। टशन का मतलब ये नहीं कि हवाबाजी, टशन का मतलब ये कि तुम डिमांड करोगे मैं सप्लाई करूंगा, तो रिश्ते में एक बॉन्डिंग डेवलप होगी, वो दोस्ती बना के रखनी है। फिर भी कोई ज्यादा बड़ा आपका डाउट हो जो लिख नहीं पा रहे आप, तो मुझे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे भेज दो, बस तुम्हारा भाई अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर्मल सेक्टर के पॉइंट्स हो गए। इनफॉर्मल सेक्टर में सब कुछ इसका उल्टा चलेगा। यहां पर लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, डजंट एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, ये प्रोटेक्टेड नहीं होंगे लेबर लॉज के थ्रू, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, और ये 94% है हमारे देश में। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये मिल जाएंगे आपको नोट्स की फॉर्म में पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे, वहां कर लेना, और डीपीपी भी सॉल्व कर लेना भाई, इसकी वो जरूरी है। अगला कॉन्सेप्ट आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या होता है? जब टोटल वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर के नंबर बढ़ने लगते हैं, जैसे 94% है इंडिया के अंदर, तो ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रखा भाई, सीधी सीधी बात है। तो और बढ़ेंगे तो फिर और इनफॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखी है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। क्या लिख दिया ये? मुश्किल लग रही है क्या लैंग्वेज? दोबारा पढ़ लो एक बार प्लीज, वीडियो पोज करके, आसानी से समझ में आ जाएगी। मतलब टोटल वर्कफोर्स के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉइज की अगर परसेंटेज बढ़ने लगे तो उसको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलते हैं, और ऐसा हो ही रहा है हमारे प्यारे देश भारत के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स की बात करें तो कुछ डेटा मतलब कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम भी है इनके साथ। जो इनफॉर्मल सेक्टर की कंपनी होती है ना, कंपनी क्या बोले उसको, एंटरप्राइज होती है, उनके साथ क्या है कि वो थोड़ी सी दिक्कत समझो। ये जो फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये मान लो फॉर्मल सेक्टर है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। तो फॉर्मल सेक्टर में जो बंदा काम करता है, इसको कंपनी इमीडिएट टर्मिनेट नहीं कर सकती, नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसको निकालने के लिए कंपनी को पहले एक नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। हाँ भाई 30 दिन के अंदर तेरे को नौकरी से निकाल देंगे या 60 दिन के अंदर निकाल देंगे, वो कानून बनाना पड़ता है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में बंदा काम कर रहा है तो मालिक जब चाहे उसको नौकरी से निकाल सकता है। फॉर्मल सेक्टर के एंटरप्राइज को अकाउंट्स बनाने जरूरी होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के हम एंटरप्राइज को अकाउंट्स बनाने जरूरी नहीं होते। कैसे बोल रहा था मैं, ठीक है। तो कुछ बातें लिखी हुई है भाई इनफॉर्मलाइजेशन के अंदर। कुछ वर्कर्स एंड एंटरप्राइज इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम, इनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, साफ सीधी बात है। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए हुए। हाँ, वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, वर्कर को बिना कॉम्पनसेशन मतलब बिना कुछ पैसे दिए नौकरी से निकाल देते हैं, या बिना किसी नोटिस पीरियड के भी नौकरी से निकाल देते हैं। डिसमिस्ड को टर्मिनेट भी बोलते हैं, टर्मिनेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं वो आउटडेटेड होती है, बड़ी पुरानी सी, बड़ा खतरा रहता है ऐसी पुरानी तकनीक पे काम करने में, और बहुत मेहनत भी ज्यादा लगती है। दे ऑल्सो डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स, कोई अकाउंट नहीं बनाते। और बेसिकली यार तुम्हें स्लम्स और स्क्वाटर्स जैसे एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, बड़े बड़े इलाकों में नहीं मिलेंगे देखने को, मतलब बड़े बड़े मतलब थोड़े से वीआईपी इलाके में तुम्हें ऐसे सेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों जॉबलेस ग्रोथ का एक नया टॉपिक है, यानी वर्ड देखो क्या है,
जॉब चली गई, जॉबलेस, प्लस तरक्की हो रही है, ग्रोथ। क्या वर्ड बनाया है यार। ठीक है, वर्ड कैसे बनाया देखो। ग्रोथ का मतलब होता है एक देश के जीडीपी का बढ़ना। अब जॉबलेस का मतलब होता है नौकरी का नहीं बढ़ना। तो जब देश के अंदर जीडीपी बढ़ता रहे और नौकरियां नहीं बढ़े, उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी जब जीडीपी की ग्रोथ अंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से ज्यादा होती है, मान लो देश के अंदर 7% अंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और जीडीपी 8% से इंक्रीज हुआ है, तो ये जॉबलेस ग्रोथ है। ऐसा ही हो रहा है। 7% तो नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हमारे देश में, 2% के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग परसेंट है, और जीडीपी तो चलता रहता है 6-7-8% के आसपास। तो ये जॉबलेस ग्रोथ है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां लिखा है इट इज डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से बेरोजगारी ही होती है। फिर अब देखो ना ये किस वजह से हुई है। जैसे जैसे टेक्निक इंडिया में आ रही है, तो टेक्निक आ रही है तो मशीन ज्यादा लोगों का काम कर देती है। तो एक मशीन रख रहे हैं तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, तो मशीन की वजह से ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उतनी, मतलब बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये जॉबलेस ग्रोथ है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, ऐसे नतमस्तक है भाई उसको, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अनलिमिटेड टाइप्स है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप ही करने हैं, यही पढ़ने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये वो बेरोजगारी है जिसमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, गांव वाले इलाके में, रूरल एरिया में देखने को मिलती है। मान लो एक काम के लिए 10 बंदों की जरूरत है, तो यहां 15 बंदे लगे हुए हैं, तो 5 बंदे डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, दिख नहीं रहे, ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं, लेकिन फालतू में लगे हुए ना, इसलिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी जो ऐसे काम धंधे में होती है जहां पर ऑफ सीजन का टाइम भी आता है। जैसे एग्रीकल्चर में भी रबी और खारीफ के सीजन होते हैं ना, या फिर बात करूं गर्म कपड़ों में भी ऑफ सीजन ऑन सीजन होता है ना। तो ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें ऑफ सीजन और ऑन सीजन होता है। जब ऑफ सीजन होता है तब लोगों की नौकरी चली जाती है बेसिकली। तो ऑफ सीजन में जो बेरोजगारी होती है, यानी जब बिजनेस नहीं चल रहा उनका, तो वो एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल देते हैं। अब मैंने देखा है हमारे यहां पर ना एक बर्फ खाना है, मतलब आइस क्यूब्स बनाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी जो शादियों में होती है ना, बर्फ की सिल्लियां, वो बनाई जाती है। अब यार गर्मियों में तो बर्फ की जरूरत पड़ती है लोगों को, सर्दियों में नहीं पड़ती ज्यादा। तो सर्दियों में वो बर्फ खाने वाला है ना, नौकरी से निकाल देता है अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि ज्यादा बर्फ बनानी है उसको, ज्यादा उसको पैसे मिलने नहीं, नौकरी से निकाल देता है। गर्मियों में रखता है। तो जो ऑफ सीजन में नौकरियां चली जाती हैं उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बोलो एक ही बात है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जब एक बंदा काम करना चाहता है और काम करने के लिए कैपेबल भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। आप पूछोगे सर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कोर्स में है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, बहुत सारी बुक के अंदर बहुत सारा रायता फैला रखा है, तुम्हें यही 3 करने की जरूरत है इस वाली किताब से, गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये तीनों की डेफिनेशन यहां पर लिख दी है, डिस्गाइज्ड की भी, सीजनल की भी, ओपन की भी। प्लीज इसको पढ़ना जरूर, वीडियो को पॉज करके, नहीं तो नोट्स को डाउनलोड कर लेना। मैं बताऊंगा आपको कि हमारे देश में बेरोजगारी के कारण क्या है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऊपर ऊपर से करना है, इतने टुच्चे लेवल का क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, समझ रहे हो। बेरोजगारी क्यों हुई? स्लो स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी की स्पीड, जीडीपी का मतलब देश का टोटल प्रोडक्शन। देश का टोटल प्रोडक्शन फैक्ट्री में तो होता है, कंपनी तो करती है, फर्म तो करती है। तो जीडीपी की ग्रोथ कम है मतलब फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन हुआ है, फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन हुआ है तो मतलब लोगों ने कम काम किया है, लोगों ने कम काम किया है तो मतलब बेरोजगारी है। ठीक है ना। तो देश की जीडीपी का तरक्की कम होना या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होना, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, फास्ट स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो यार अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ेगी? रिसोर्स तो लिमिटेड है, फैक्ट्रीज तो लिमिटेड है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जा रहे, सबको थोड़ी नौकरी मिल सकती है। मतलब जितने को जरूरत है, मतलब कंपनीज को जरूरत है उतना कोई नौकरी देंगे। तो जब सबको नौकरी नहीं मिलेगी तो देखेंगे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, हमारा एजुकेशनल सिस्टम अभी भी थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। यार ट्रेनिंग देने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को पढ़ाओ,
सिखाओ, लेकिन साथ साथ में फैक्ट्री में, कंपनी में काम कैसे करते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दो। सभी कोर्सेज में ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा डिफेक्ट है एजुकेशनल सिस्टम में। लो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन का अलग से चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक में ही। वहां पर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब बताया हुआ है कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके की। तो इन्वेस्टमेंट का कम होना भी बेरोजगारी का कारण है, लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा फैक्ट्री बनेगी। वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर है। यहां पर सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट लोगों ने कम की, फैक्ट्री कम होगी, फैक्ट्री कम होगी तो लोगों की जरूरत कम होगी, लोगों की जरूरत कम होगी तो बेरोजगारी ज्यादा होगी। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली ग्रोथ स्लो चल रही है, और स्पेशली एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज की भी कमी बताई जा रही है। तो एग्रीकल्चर में यार गांव के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी स्लो ग्रोथ है, तो बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेसिकली यहां पर अगर बात की जाए तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा पाई जाती है। डिस्गाइज भी पाई जाती है एग्रीकल्चर में, सीजनल भी पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी भारत के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, तो इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है तो नौकरियां कहां से ज्यादा होगी। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, जो सरकार एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग करती है, यानी लोगों को नौकरी देने के प्रोग्राम सेट करती है, वो भी उतने प्रॉपर नहीं है जितनों की जरूरत है लेकिन इनएडिक्वेट है। ठीक है, अब इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस करना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्या किया जा सकता है, एक जनरल तरीके से तुमसे पूछ रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करो, बढ़ाओ इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रोडक्शन बढ़ेगा फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना, तो लोगों की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ पे लगाम लगाओ, इंप्रूवमेंट करो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज पे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होंगी तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, खुद ही सरकार और कंपनीज मिलकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, जैसे कि किया भी जा रहा है। गवर्नमेंट स्टार्टअप पे ज्यादा फोकस कर रही है, जो लोग अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको लोन दे रही है, तुम लोन लो और स्टार्टअप खोल लो। ठीक है, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, नरेगा वगैरह सब चलाए, डिस्कस करते हैं अभी। रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ, एजुकेशनल सिस्टम में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो। ठीक है, डेवलप करो एग्रीकल्चर सेक्टर को, इसमें भी आवश्यकता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों का या डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या पॉइंट लिखे हुए, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करना मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से आपको जानने हैं। बड़ा ही टुच्चा क्वेश्चन है, आपकी क्लास में, बड़ी क्लास में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इस क्वेश्चन को पूछना, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सरकार ने क्या किया है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई सरकार ने दो तरीके के हमले किए हैं। पहले हमले को बोलते हैं डायरेक्ट मेजर्स, और बाकी जो दो बचे हुए हमले हैं इन दोनों को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजर्स। सरकार बेरोजगारी को दूर कैसे कर रही है, डायरेक्टली अपनी कंपनी में नौकरी देके बेरोजगारी को दूर कर रही है। जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसको पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, जिसके एग्जांपल दूं क्या, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसएआईएल, जीएआईएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, चलो छोड़ दो, बहुत सारी हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह। तो इन कंपनीज में लोग सरकार भर्ती निकालती है, रिक्रूटमेंट करती है कि आओ यहां पर नौकरी करो, तो सरकार बेरोजगारी दूर कर रही है सीधे सीधे। इनडायरेक्टली भी करती है, सरकार प्राइवेट दुकानों से सामान खरीदती है, प्राइवेट मार्केट से सामान खरीदती है तो वो दुकान चलती है। अब गवर्नमेंट तो स्टेशनरी नहीं बना रही ना, तो किसी क्लासमेट की मान लो स्टेशनरी खरीद ली गवर्नमेंट ने, या नील गगन की खरीद ली, तो उसी बहाने वो नील गगन या क्लासमेट कंपनी चल तो रही है। तो गवर्नमेंट ओपन मार्केट में भी सामान खरीदती है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। खुद नौकरी देती है, ये डायरेक्ट तरीका है। जब इनडायरेक्ट तरीका है तो बिजनेस चलेगा तो उसके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी चलेंगे। ठीक है, और एक और तरीका, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए। वैसे वो पॉवर्टी वाले चैप्टर में डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। मैं अगर आपका पेपर सेट करूं तो ये क्वेश्चन जरूर दूं कुछ ना कुछ इसमें से। तो ये डायरेक्ट मेजर है। इनडायरेक्ट मेजर में परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ओपन मार्केट, यानी प्राइवेट मार्केट प्लेयर से भी तुम सामान खरीद लो, सरकार सामान खरीद ले, तो इनके अंदर जो काम कर रहे बंदे उनकी भी सैलरी चलती रहेगी। या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो सरकार चला रही है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है सिर्फ, थर्ड नंबर का जो बताया था। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उसको 2 में ही मान के चलना, एक डायरेक्ट मेजर है, दूसरा इनडायरेक्ट मेजर है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन प्रोग्राम है उस्ताद ये, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, 4 ही लिखे हैं, 40 से ज्यादा है, सारे याद नहीं करने तुम्हें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम नरेगा बोलते हैं इसको यार। ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था 2005 में, ठीक है। इसके अंदर बोला गया था कि अगर किसी के पास नौकरी नहीं मिल रही ना, तो वो गवर्नमेंट के पास आके अपना नाम रजिस्टर कराओ, उस बंदे को नौकरी देगी सरकार। अगर नौकरी नहीं दे पाई ना, तो 100 दिन की सैलरी तो देगी उस बंदे को, तो 100 डेज की वेज देगी, ठीक है। अगर वो ड्राउट प्रोन एरिया हुआ, जहां बंदा रहता है, वहां पर लगता है कि उस इलाके के अंदर सूखा आ जाता है, तो वहां पर 150 दिन की सैलरी का भी प्रावधान है। लेकिन ये बात एनसीईआरटी में लिखी नहीं हुई है, तो ये ज्यादा हाई लेवल के नॉलेज वाले बच्चे समझे। तुम नॉर्मली नंबर लेना चाहते हो अपने पेपर में, तो 100 दिन का ही ध्यान रखो, ठीक है। अब 2005 में इसका नाम ये रखा था, 2009 में इसका नाम अपडेट करके एम नरेगा कर दिया, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये पूरे भारत के अंदर लागू है, पहले सिर्फ शुरू में लिमिटेड क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, फिर 7 छोटे छोटे गांव वाले इलाकों में लागू किया गया था। खैर इस बात को जानना नहीं, जीके का तुम्हारा पेपर नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और बहुत सारी है भाई। मेक इन इंडिया से भी लोगों को नौकरी मिल रही है। मेक इन इंडिया का मतलब है विदेशी कंपनियों को सरकार बोल रही है कि आओ यहां पे आके प्रोडक्शन करो। एप्पल को बोल दिया इंडिया में प्रोडक्शन करो, टाटा कंपनी आईफोन बना रही है, ठीक है। बहुत सारी वो चिप्स होती हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, लैपटॉप के अंदर लगती है, मोबाइल फोन के अंदर लगती है, वो चिप्स बनाने का काम भी, वो अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना मुझे किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो चिप बनाने का काम भी इंडिया में टाटा कंपनी कर रही है और बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट कह रही है तुम स्टार्टअप खोलो। स्टार्टअप मतलब नए नए बिजनेस खोलो, इस बिजनेस को चलाने के लिए सरकार लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी सपोर्ट दे रही है, तुम इसमें से कुछ याद रख सकते हो, आपके काम आएगी, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन यही वाला है। इस क्वेश्चन का 3rd पॉइंट में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं पेपर में जो आने लायक क्वेश्चन है। हरे रंग को चूज करते हैं भाई। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में अंतर बता दो। 3 डिफरेंस लिखे हुए हैं। पहले पे तो डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आ रखी है। और दूसरे पे लिखा हुआ है ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में ज्यादा होती है डिस्गाइज्ड वाली, और सीजनल वाली ये रूरल और अर्बन दोनों में हो सकती है। भाई सीजन तो फैक्ट्री में भी होता है और एग्रीकल्चर में भी होता है, तो ये दोनों जगह हो सकती है। फैक्ट्री ज्यादातर शहर में होती है ना, ठीक है। और ये जनरली एग्रीकल्चर में ज्यादा होती है, और यार ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ज्यादा होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का अंतर है, खेत में काम करना एग्रीकल्चर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो खेत की चीजें हैं उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। यानी गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं मैं सिर्फ गेहूं की बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहां पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। मतलब उस टाइम पर उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो कन्वर्ट कैसे करोगे। हाँ, गेहूं का प्रोडक्शन पूरे साल थोड़ी होता है, चावल का प्रोडक्शन पूरे साल थोड़ी होता है। जब उसको कन्वर्ट नहीं करना तो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। चलो जी, 3 डिफरेंस हो गए, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा मैं आपको, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर के हिंट दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिव 3 सोर्सेज दैट कलेक्ट डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी है इसके ऊपर डेटा कौन कौन कलेक्ट करता है। भाई मेनली तो कलेक्ट आपको बताऊं तो ये करता है, दूसरे नंबर पे लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, लेकिन अब इसका नाम ऑफिस हो गया है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO ये करता है, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस जो जनगणना करती है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट करती है। फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आप सिंपल बोल सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारे देश के अंदर डेटा रखता है, यहां से हम डेटा जाके कलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक आपको फैक्ट बताऊं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल इनकम जीडीपी की कैलकुलेशन करती थी, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया 2019 में। और वो डेट अगर आपको पता है तो गूगल करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको बोलते हैं NSO, सिर्फ NSO बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये एक और फैक्ट था। अगला क्वेश्चन,
अच्छा लिखा है, हाउ विल यू नो वेदर अ वर्कर इज वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। कैसे पता लगाओगे कि एक बंदा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है? अगर किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में, किसी एंटरप्राइज में 10 से कम बंदे काम कर रहे हैं तो पता लगा लेना कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ठीक है, तो लिखा है अगर कहीं पर लेस देन 10 बंदे काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। दैट्स इट। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो सारे फॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं ही पढ़ के बता देता हूं। मीना किसी की बीवी है, हाउसवाइफ है, वो अपने घर का ख्याल रखने के साथ साथ, मतलब हाउस होल्ड कोर्स को साफ रखने के साथ साथ, शी वर्क्स इन द क्लोथ शॉप विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय हर हस्बैंड। उसके पति ने एक कपड़ों की दुकान खोल रखी है और वो मीना अपने घर का ख्याल रखती है और उसके साथ साथ अपने पति का हाथ बटाती है उसकी दुकान पे। तो बताओ मीना को एक वर्कर कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? भाई अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर लिखे हुए, इसके डिस्प्यूटेड है ये आंसर, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं, मीना यहां पर एक वर्कर कंसीडर होगी क्योंकि वो उस दुकान में काम तो कर रही है। उस दुकान में जो काम हो रहा है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, और प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो देश के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, है ना? तो वो है वर्कर, लेकिन उसको सैलरी मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैलरी आफ्टर ऑल उसके घर में ही आ रही है। तो सैलरी काम करने का मतलब ये नहीं है कि सैलरी मिले ना मिले, प्रोडक्शन एक्टिविटी में बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए। पैसे तो टोटल आ ही रहे हैं घर के अंदर, चाहे उसका पति रख रहा है सारे पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखा है, ये आंसर है, मीना इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, शी इज वर्किंग इन हर हस्बैंड क्लोथ शॉप, शी विल नॉट गेट द सैलरी। दैट्स इट। फालतू के फपंडे नहीं पाल ले, जितने नंबर मिलने उतना आंसर लिखना है। ओके है, आगे बढ़ो फिर। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है लेकिन डिस्कस करूंगा। व्हाई आर रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज मोर इन अर्बन एरिया देन इन रूरल एरिया? रूरल मतलब गांव का इलाका, अर्बन मतलब शहर का इलाका। शहर के इलाकों में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज ज्यादा क्यों होते हैं शहर के इलाकों में? शहर के इलाकों में इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं शहर के इलाकों में ज्यादा है। भारत के अंदर बता रहा हूं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं शहर के इलाकों में ज्यादा हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं शहर के इलाकों में ज्यादा है। ठीक है, शहर के इलाकों में दोस्तों लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। ठीक है, शहर के इलाकों में। और थर्ड रीजन ये है कि गांव का बंदा अपने एग्रीकल्चर के बिजनेस को खतरे में डाल के शहर में नौकरी करने जाने के लिए थोड़ा रिस्क समझता है। एग्रीकल्चर भी रिस्की बिजनेस है, इसको छोड़ के शहर में भी नहीं जाना चाहता कुछ काम करने के लिए। सोचता है कि शहर में काम करने चला गया तो कोई मेरी खेती ना खराब हो जाए। जब एक घर के अंदर एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो हाँ फिर भेज देते हैं किसी को शहर में काम करने के लिए, लेकिन अकेली संतान को कोई भेजता नहीं है। तो मैंने ऐसी पैटर्न बनाया है, लिखा नहीं आंसर आपके लिए, समझाने की कोशिश, कुछ तो समझाने के लिए भी होना चाहिए यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपेयर टू अर्बन वुमेन मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग, व्हाई? अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता स्टूडेंट्स को जो 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है शहर की लड़कियां कम नौकरियां करती हैं गांव की लड़कियों से अगर कंपेयर करें, यानी नंबर ऑफ वुमेन इन द रूरल एरिया आर मोर वर्किंग। ज्यादा औरतें लड़कियां गांव में ज्यादा काम कर रही है, शहर में कम काम कर रही है। लेकिन तुम तो देखते हो कि मेट्रो में या ट्रेन में या कैब में लड़कियां जींस विंस पहन के मस्त जा रही है काम करने के लिए कंपनी में, तो शहर में ज्यादा लड़कियां काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि खेतों में काम करने को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं, मतलब वर्किंग एक्टिविटी में काउंट करते हैं। जो खेतों में काम कर रहा है उसको भी वर्कर मान रहे हैं, जो गाय भैंस पाल रहा है उसको भी वर्कर मान रहे हैं, जो मछली पालन कर रहा है उसको भी वर्कर मान रहे हैं, जो मुर्गी पालन मटके बनाना सब वर्कर है। तो भाई मेन बात यह है कि रूरल एरिया में ज्यादा वर्किंग वुमेन है, बिल्कुल बात सही है। क्यों है ज्यादा वर्किंग वुमेन? पहली बात तो क्योंकि यार यहां पर एब्जेक्ट पॉवर्टी है, गरीबी बहुत है, तो पॉवर्टी की वजह से यहां पर गांव के लड़कियों को काम करना पड़ता है, चाहे घर के किसी बिजनेस में हाथ बटा रही है, चाहे खेतों में, चाहे मछली पालन मुर्गी पालन जैसा भी काम धंधा है उसके अंदर। दूसरा, शहर के अंदर सैलरी ज्यादा होती है यार, तो लड़कियों को काम करने की इतनी जरूरत नहीं है। गांव के अंदर गरीबी है तो सब मिलके काम करते हैं, शहर के अंदर एक बंदा कमा रहा है, एक बंदी कमा रही है, तो दूसरा बंदा बैठ के हाथ से घर का ख्याल रख रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब यही आंसर लिखना है आपको जो लिखना है। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों से बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूंगा
थैंक यू सो मच दोस्तों, मतलब यहां पर आज की क्लास आपकी खत्म होती है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।